गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू रोजगार विद अंकित। और मैं आशा करती हूँ कि आपने जो पार्लियामेंट चैप्टर जिसके लिए हमने टेस्ट बोला था संसद के लिए, आपने वो सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से रिवाइज करे होंगे। तो चलिएगा अब आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना क्या करिएगा कि जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो आप उसको या तो पॉज करके सॉल्व करिएगा, या फिर मैं जो ये पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी। आप वहाँ रोजगार विद अंकित चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको। आप वहाँ से पहले सॉल्व करिएगा और तब इन क्वेश्चंस को आके जो इस वाली वीडियो है उससे अपने सॉल्यूशन मैच करिएगा। तो अब शुरू करते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 12। देखिए आर्टिकल 80 संविधान के आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के तहत जो अधिकतम संख्या राज्यसभा में हो सकती है वो हो सकती है 250, जिससे कि 238 तो आते हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 होते हैं मनोनीत। बट वर्तमान में अब वर्तमान में राज्यसभा की संख्या है वो है 245, जिसमें से कि 233 तो आते हैं राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से और 12 आते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होके। तो ये वाला अब आपका क्लियर होगा। तो देखिए अब हमने पहला क्वेश्चन किया, तो अभी इसका साथ में हम पहले फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो देखिए मैंने जानबूझ के, आप इसको प्लीज पहले बहुत अच्छे से पढ़िएगा। राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो देखिए यहाँ पे है चुनकर आते हैं। तो हमने ये नहीं पूछा कि कितनी सीट्स हैं टोटल राज्यसभा में, मैंने पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि कितने सदस्य चुनकर आते हैं। तो अब ये वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, तो देखिए वर्तमान में 245 सीट्स हैं, चुन के आते हैं, जिसमें से 233 और इसमें 12 जोड़ोगे तो आप 12 जोड़ के ये होते हैं मनोनीत। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे चुनकर आते हैं तो 233। तो देखिए यहाँ पे 238 लिखा हुआ है, आप इसे 233 रख लीजिएगा। और कितने अधिकतम चुन के आ सकते हैं, तो आपका होगा 250 वाले, अधिकतम संख्या 250 है, तो 250 में से 238 तो हमारे चुन के आएंगे और 12 हमारे मनोनीत होके आएंगे। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पढ़ना है बहुत ही अच्छे ध्यान से। जब सीट्स के सदस्यों की, स्पेशली ये वाला ध्यान रखना है आपको राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। पर देखिए ऐसे ही मिस्टेक्स होती हैं और ऐसे ही आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। और जब आप पेपर देने के बाद में जब क्वेश्चन मैच करते हैं तो फिर सर पकड़ के बोलते हैं ओ माय गॉड ये क्या कर दिया, इतनी सिली मिस्टेक कैसे हो गई। तो इसीलिए आपको ये गलतियां नहीं करनी है। और ये गलतियां कैसे नहीं होंगी, आप जितने से जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा भारत की संसद का अंग नहीं है? तो हम पढ़ चुके हैं कि देखिए राष्ट्रपति जी भी भारत की संसद के अंग हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। राज्यसभा भी और लोकसभा भी, संसद के हम 3 अंग पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो अंग अब कौन से नहीं होंगे? लोकसभा अध्यक्ष संसद के अंग नहीं होते हैं। 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो कृपया करके ध्यान से देखते रहिएगा। राज्यसभा के पहले स्पीकर कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति जी होते हैं, वो ही हमारे राज्यसभा के स्पीकर और जो राज्यसभा के अध्यक्ष और क्या बोलते हैं उनको, राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो कौन हो गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए इसी हिसाब से मैं आप एक क्वेश्चन के कई आपको और चीजें, पुरानी चीजें भी रिलेट करके बता रही हूँ। तो ये है तो टॉप 50 क्वेश्चन, बट आप जैसे ऐसे सॉल्व करोगे तो टॉप 50 से ज्यादा, ये अप्रोक्स 150 या 200 क्वेश्चन के करीब हम इस वीडियो के थ्रू देख लेंगे। बट हैं ये, इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं। और देखिए अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसमें लिखा है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। ये संविधान की ना बहुत अच्छी जानकारी थी और ये सबसे जो अपने वाद विवाद के लिए जो सबसे अच्छे आंसर्स देने के लिए संविधान सभा में जाने जाते थे। बहुत ही रैशनल, मतलब तर्क वाली बात करते थे, कोई फालतू की बातें नहीं करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो करेक्ट मैच है वो नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपको ये पढ़ना है पहले। तो देखिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ आपको ना, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आप सही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर आपने ये ध्यान से नहीं पढ़ा और आपने जल्दी में ये पढ़ लिया कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है, तो आप पहला ही क्वेश्चन देखोगे, पहला ही ऑप्शन देखोगे और पहला ऑप्शन है संसद। जो हमारी संसद है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग है। तो आप सीधा देख के यही करेक्ट कर दोगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत।
तो देखिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे है नहीं है, लोकसभा को बोलते हैं निचला सदन, सही बात है। राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, और हाउस ऑफ कॉमन्स, ये ऊपरी सदन को कैसे बोल देंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन्स है आम जनता का, और ये तो हम लोकसभा को बोलते हैं, लोकसभा होता है हमारा निचला सदन, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला मतलब गलत दे रखा है, तो इसलिए ये वाला आंसर सही है। आप ये देखिएगा कि क्या पूछा गया है। ये हम पढ़ चुके हैं 5वां क्वेश्चन। अब 6ठा क्वेश्चन, राष्ट्रपति कौन से सदन का सदस्य होता है। तो मैं ये आपको भी बता चुकी हूँ कि जो हमारी संसद होती है उसके 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और आपको मैं ये बता दूँ, आपको पहले भी बताया है, आप नोट में लिख लीजिएगा कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, बट वो सदन के अंग क्यों होते हैं, क्योंकि जब तक वो किसी भी विधेयक पे अपने सिग्नेचर हस्ताक्षर ना दे दे तब तक उसे कानून की मोहर नहीं लगती है। तो इसीलिए वो संसद के अंग होते हैं, बट संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो देखिए इस 6ठे वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस हो सकते हैं, मैंने ऑप्शंस जानबूझ के नहीं लिखे हैं ताकि कुछ आप अपने माइंड पे भी जोड़ दे के चीज़ें याद करें। तो इसका ऑप्शंस हो सकते हैं कि निम्न सदन, उच्च सदन, दोनों सदन, कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। अब ऑप्शन हम जो 7वां क्वेश्चन है, महान्यायवादी के बारे में कौन सा अनुच्छेद बात करता है। तो देखिए अभी मैंने आपको महान्यायवादी टॉपिक पढ़ाया नहीं है, बट मैंने आपको संसद, जो हमारी संसद है, उस जो हमारी सरकार है उसके 3 अंग मैंने आपको बताए थे। एक तो अंग हमने आपको बताया था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आपने वो 3 पढ़े थे, 3 पिलर पढ़े थे, 3 स्तंभ पढ़े थे। तो उसमें मैंने आपको जो हमारी कार्यपालिका थी, जो एग्जीक्यूटिव बोला जाएगा जिसे, उसके अंदर में मैंने आपको बताया था कि महान्यायवादी भी उसका एक हिस्सा होते हैं। तो मैंने आपको वहां पे लिखाया था कि वो आते हैं आर्टिकल 76 में। और अभी हम ये जब टॉपिक आएगा तो हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिएगा, और अब देखते हैं 8th क्वेश्चन कि हमारी जो राज्यसभा है उसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो हमारी राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी, देखिए ये हुई थी 13 मई 1952 को, और जो इसका गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि पहली गठन पूछा गया है राज्यसभा का, या राज्यसभा की पहली मीटिंग, बैठक पूछी गई है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कतई गलत नहीं करने। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप ऐसे क्वेश्चन भी गलत करोगे तो देखिए बिल्कुल सही नहीं होने वाला है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का आवंटन कौन सी सूची में आता है। ये आता है हमारा राज्यसभा का आवंटन 4थी सूची में, और इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रिक बता चुकी हूँ। तो देखिए मैं आपको बार बार यहाँ पे, क्योंकि वो वीडियो लाके मैं यहाँ पे नहीं रख सकती हूँ, अभी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्यूज की फॉर्म में हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो 5वीं 6ठी जोन सी भी वीडियो है, आप वहां से जाके, मैंने इसको ट्रिक के साथ में याद कराया हुआ है, सारी अनुसूचियां बहुत अच्छे से याद कराई हुई हैं, तो आप इनको वहां से जाके याद करिएगा। अब 10th क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन से मत देने की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो आपके ऑप्शन हैं 64, 61 संविधान संशोधन, 69 संविधान संशोधन और 70वां संविधान संशोधन। तो बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा मेरे को, जो भी लाइव देख रहे हैं तो वो लाइव चैट में भी बता सकते हैं। इसका आंसर होगा बी, 61। और अब 11th क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विपक्ष के नेता। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिख ही दिया है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में आपसे पूछा है। तो लोकसभा में है डॉक्टर श्याम सुभंग सिंह और राज्यसभा में थे श्री श्याम नंदन मिश्र। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि आप इसे लोकसभा और राज्यसभा से याद रखेंगे। और कैसे याद रखेंगे, राम श्याम, ठीक है, लोकसभा राम और राज्यसभा श्याम। और कैसे याद रखना था, राम श्याम बोलते हैं ज़्यादातर, है ना। तो नीचे आती है पहले लोकसभा, फिर आती है राज्यसभा। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता राम सुभग सिंह और राज्यसभा के प्रथम विपक्ष नेता श्री श्याम नंदन मिश्र। और मैं आपको बता दूं कि चलो वर्तमान में आप बताइएगा, वर्तमान में हमारे लोकसभा के जो नेता हैं कौन है। विपक्ष में क्या लोकसभा में कोई नेता है जी? वर्तमान में हमारी जो लोकसभा है उसमें विपक्ष का कोई नेता नहीं है, क्योंकि विपक्ष के नेता होने के लिए 1/10 मतलब कि 10वें हिस्से की जो सीट्स हैं उस सदन में वो होनी ज़रूरी है। तो इस टाइम पे मतलब अगर लोकसभा में किसी को सदन का नेता बनना है तो उसके पास में 55 सीट्स होनी ज़रूरी है। और जो इस प्रकार इस टाइम पे जो सबसे बड़ी अपोजिशन विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके पास में है 52 सीट। तो वर्तमान में लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है और
राज्यसभा में है विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। तो देखिए आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं तो उस हिसाब से इन वाले ये जो करंट अफेयर का टाइप क्वेश्चन हो जाता है तो आप इसे उस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो 4 साल तो कोई नेता नहीं बनने वाला है विपक्ष का, या जब तक उनकी कोई 55 सीट्स नहीं हो जाती हैं। अगर उनकी जब 55 सीट्स होंगी तो आप देख सकते हो कि उनका विपक्ष का नेता आ जाएगा। और 12वां क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहले है वीवीपैट। वीवीपैट का प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका आंसर होगा नागालैंड। तो देखिए आपको ये मैंने इसका ट्रिक भी बताई थी, तो आप इसे कैसे याद रखोगे? तो देखिए जब आप पढ़ते हो ना तो चीज़ों को ना माइंड में पिक्चर इमेज बनाइएगा, उस चीज़ की फ़ोटो बनाइएगा दिमाग में, और फोटो बनी हुई दिमाग में ज़्यादा याद रहती है। तो आपको लिखना याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें से किसी एक राज्य में पहली बार जो हमारी वीवीपैट है उसका प्रयोग हुआ था। तो अब आपके माइंड में ये हमेशा याद रहने वाला है। और देखिए ऐसे मैप ध्यान में रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट हमारे इधर आते हैं, ठीक है? तो ऐसे आप रख सकते हैं थोड़ा सा याद में कि नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य हमारे इधर आते हैं, तो इधर वाले किसी राज्य में हमारा प्रयोग में हुआ था। तो देखिए अब इसी हिसाब से अगर आपको इतना भी याद है ना कि नॉर्थ ईस्ट में हुआ था तो कैसे आप क्वेश्चन सही करोगे? तो देखिए आंध्र प्रदेश तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है, ना ही हिमाचल हमारा पूर्वोत्तर राज्यों में आता है। तो अब बचते हैं 2, मणिपुर या नागालैंड। तो इन दोनों में जब आप ऐसी सिचुएशन में आप 50-50 जब हो जाते हो श्योर, तो आप अगर नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर भी है तो आप रिस्क इतना ले सकते हो, ना कि चारों ऑप्शंस में से आपको कुछ नहीं पता और आप तुक्का मार रहे हो। इंटेलिजेंट गैस होना चाहिए, गैस वर्क जो आपका सोचने का शक्ति होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो एक इंटेलिजेंट मतलब दिमाग लगा के होनी चाहिए, ना कि आप तुक्का ऐसे ही मारो। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन सही कर सकते हो और आपके देखिए यहाँ पे ज़्यादा चांस होंगे कि आप करेक्ट ऑप्शन इस हिसाब से पकड़ोगे। अब हमारा 13वां क्वेश्चन है कि दल परिवर्तन कानून कौन सी अनुसूची में है? तो ये आता है हमारा 8वीं में है या 9वीं में है या 12वीं में? तो इसका आंसर होगा ये हमारा 10वीं अनुसूची में है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं, ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। और ये क्यों लाया गया था? ताकि जो पार्टी है उसमें स्टेबिलिटी रहे, उसमें स्थिरता रहे, बार बार इधर उधर दल परिवर्तन की वजह से जो दिक्कत हो रही थी वो ना हो। और इसमें क्या निहरता थी, क्या डिस्क्वालिफिकेशन थे कि अगर कोई राजनीतिक दल का सदस्य अपनी मर्जी से राजनीतिक दल को छोड़ दे तो वो इसके अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो राजनीतिक जिस पार्टी से वो चुन के आया है उसके विपरीत वोट देता है और या अनुपस्थित रहता है बिना परमिशन के पार्टी के, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर कोई निर्दलीय सदस्य जो कि किसी पार्टी से लड़के नहीं आया है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अगर वो चुनाव के बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो इस वाले कानून के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर कोई मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड सदस्य है, वो 6 माह के बाद, वो मतलब जैसे आज नॉमिनेट हुआ और उसके 6 महीने के बाद में किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर वो 6 महीने से पहले किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 10-15 क्वेश्चन बता दिए हैं। इसी प्रकार से आपको भी पढ़ना है। अभी तो मैं सारे क्वेश्चन देखिए कितने एक लिमिट में मैं क्वेश्चन सॉल्व करा सकती हूँ। आप जब भी क्वेश्चन करें ऐसे ही उसके आसपास की चीज़ों को रिलेट करें। जैसे ये आपने दल बदल कानून देखा तो सीधा आप जो नोट्स बनाए हैं आप जहाँ से भी पढ़ते हैं आप वहाँ पे जाके रिवाइज करिएगा। तो चलिएगा, अब इसका मैं आपको एक एक्सेप्शन अपवाद भी बता दूं। तो देखिए जब 1985 में ये कानून आया था तो इसमें यह था कि अगर 1/3 पार्टी को लोग छोड़ दें तो उन पे ये कानून लागू नहीं होगा। बट 2003 में 91 संविधान संशोधन से ये 1/3 का हटा के ये कर दिया गया था 2/3, क्योंकि 1/3 को तोड़ना बहुत आसान है, 2/3 सदस्य थोड़े तोड़ने मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए अब जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है, वो है 2/3 सदस्य, ना कि 1/3 सदस्य। और अब हमारा क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है कि धन विधेयक का संबंध किस आर्टिकल से है? तो हमारा धन विधेयक आता है आर्टिकल 110 में। और ये इस धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास में ज़्यादा शक्ति होती है। और इस धन विधेयक के मामले में क्या होता है कि ये प्रस्तुत भी लोकसभा में ही किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पहले परमिशन जरूरी होती है। और जब ये लोकसभा से पास होकर जब ये राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को इसको 14 दिन में पास करना होता है। और राज्यसभा अगर कोई अपनी इस पर सिफारिश देती है तो लोकसभा की मर्जी है वो इसे स्वीकार करे या ना स्वीकार करे। अगर वो स्वीकार नहीं करती है तो जैसा भी पहले वो विधेयक था वो वैसे उसी ही फॉर्म में, उसी ही प्रारूप में वो पास हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि धन विधेयक के मामले में संयुक्त
संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के पास में कोई इसके लिए विशेष शक्ति है ही नहीं। तो दोनों चीज़ों के पास में जब कोई शक्ति नहीं होगी तो उसमें संयुक्त बैठक करा के क्या भी करना। अब अगला ही क्वेश्चन संयुक्त बैठक के बारे में है। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो देखिए, संयुक्त बैठक बुलाते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। वो बुलाते हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में, जिसे बोला जाएगा जॉइंट सिटिंग। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुच्छेद 108 में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो चलिएगा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में आती हैं? तो देखिए, ये है आर्टिकल 312 में। जो राज्यसभा है हमारी वो हमारी जो लोकसभा है उसको सिफारिश, उसको वो क्या कहते हैं इंग्लिश, हिंदी में उसके लिए एक वर्ड है, उसको परमिशन दे सकती है। हाँ, उसको परमिशन दे सकती है कि आप जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसको बढ़ाइएगा। तो ये किसके अंदर आता है? हमारा अनुच्छेद 312 के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं आर्टिकल 312 के तहत। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, ये ली गई है ब्रिटिश से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो देखिए, ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे राज्यसभा है। देखिए, आप अगर देखिए एब्सेंट माइंड से, मतलब कि आप क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे कर रहे हो और आपका दिमाग और कहीं पे है, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर और कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा, बताइए क्या है? ये तो नहीं है, प्रधानमंत्री की सलाह पर भी नहीं, हर 6 वर्ष बाद भी नहीं। इसका आंसर होगा चौथा, कोई नहीं, क्योंकि जो हमारी राज्यसभा है वो है स्थायी सदन, परमानेंट चैम्बर, और उसे भंग नहीं किया जा सकता है। अब 19वां क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा यदि उसे प्राप्त ना हो। तो देखिए, यहाँ पे ये धय की जगह पे 1/5, 1/6, 1/4 और 1/3 इस प्रकार से आपको ये समझना है। तो देखिए, यहाँ पे जो 19वें का इसका आंसर होगा 1/6। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है और इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन लिया है कि यहीं पे मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ठीक है, उसका 1951 में लाया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जमानत जब्त हो जाती है यदि कोई एमपी जो प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़ा था और वो 1/6 भाग उस वोट का नहीं ला पाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि अगर 1 लाख वोट डलती हैं तो उस व्यक्ति को उन 1 लाख वोट में से 1 लाख का 1/6 कितना होता है? 1/6 कितना होगा? 16,666 उसे वोट चाहिए। अगर इससे कम वो वोट लाता है तो उसकी जमानत हो जाएगी जब्त। और जमानत जब्त का मतलब क्या है कि जो उन्होंने सिक्योरिटी राशि जो जमा करी थी वो राशि उनको वापस नहीं करी जाएगी। देखिए, राशि तो कुछ ज़्यादा नहीं होती है, बट एक थोड़ी सी होती है इज्जत और बेइज्जती की बात ये होती है कि भाई उसकी जमानत ही जब्त हो गई। तो विधानसभा में जो ये राशि है, जो ये जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग के लिए ये है 10,000 रुपये, और जो SC ST के लिए है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये इसकी आधी होती है, ये होती है 5,000 रुपये। और अब लोकसभा के लिए है तो ये देखिए, ये राशियां जो बढ़ाई गई हैं ये 2009 के बाद में बढ़ाई गई हैं, उससे पहले काफ़ी कम थी। लोकसभा के लिए है जनरल कैटेगरी के लिए 25,000 और SC ST कैटेगरी के लिए है 12,500। तो आपको देखो याद कैसे रखनी है जमानत राशि। आप विधानसभा की जनरल कैटेगरी का याद रखिएगा 10,000 और लोकसभा की जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग का याद रखिएगा 25,000 और SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या होंगे? उसके 50%, मतलब कि उसका आधा। तो अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। भारत संसद की संयुक्त सत्ता की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब जो संयुक्त सिटिंग होती है, जो संयुक्त जॉइंट सिटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो बताइएगा। राज्य का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो आपको पता ही है, अभी मैं आपको बढ़ा चुकी हूँ, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं इसकी अध्यक्षता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मैंने इसके आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा या लाइव चैट में बताइएगा। तो देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये मैं आपको हजारों बार वीडियो में बोल के बता चुकी हूँ। 22वां क्वेश्चन, संसद में शामिल हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी भी बता चुकी हूँ। तो देखिए, आपको सही करना है, गलत नहीं करना है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्या होगा इसका आंसर? संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 23वां क्वेश्चन,
लोकसभा और राज्यसभा नाम किस वर्ष में दिया गया था? जो हमारी संसदों के नाम है लोकसभा, राज्यसभा, इनको ये नाम कौन से वर्ष में मिले थे? तो ये आंसर होगा आपका, बताइएगा, 1954 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी पार्लियामेंट के आपको नाम बताने हैं। तो देखिए 24वां क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन, बट इसमें आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? इसमें आप कम से कम 10-20 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर लिखते हो। और आपको ये आंसर खुद ही लिखने हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है पहले तो, कि उनको ऐसे याद रखिएगा बढ़ते क्रम में, मतलब कि घटते क्रम में। सबसे पहले जो हमारे जो देश हैं, जो किस देश के साथ में भारत सबसे ज़्यादा अपनी जो सीमा रेखा शेयर करता है, वो मैंने आपको ट्रिक बताई है, 55 BCPN MBA, ठीक है, 55 MBA। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो आपको देखो पहले तो यही इनका क्रम पता चल गया कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा शेयर करता है। तो B से हो जाता है हमारा बांग्लादेश, C से हो जाएगा हमारा चीन, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से 55 MBA, ठीक है, ये B होगा। B से हो जाएगा भूटान और A से अफगानिस्तान। तो देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। अब देखते हैं बांग्लादेश की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? जातीय संसद। चीन की जो हमारी पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाएगा? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और ये कैसे मैंने आपको याद बताया कि आप जनसंख्या से याद रख सकते हो। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है चीन की, इसलिए नेशनल पीपल आ रहा है चीन के नाम में, संसद के नाम में। तो इस प्रकार से आप उसका नाम याद रख सकते हो। और पाकिस्तान का है नेशनल असेंबली एंड सीनेट। क्या है पाकिस्तान का? नेशनल असेंबली एंड सीनेट। और नेपाल का है राष्ट्रीय पंचायत। और आप कैसे याद रखोगे राष्ट्रीय पंचायत? मैंने आपको बताया था, जैसे नेपाल, ठीक है, जब भी पंचायत होती है गांव वगैरह में तो वो एक त्रिपाल, एक पन्नी टाइप की बिछा दी जाती है जो कट्टों की बनती है, तो उस त्रिपाल को बिछा दिया जाता है। तो इसीलिए जो पंचायत होगी वो होगी त्रिपाल पे बैठ के। तो नेपाल से त्रिपाल कनेक्ट करिएगा, और पंचायत तो नेपाल त्रिपाल, और पंचायत होती है त्रिपाल पे बैठ के। तो इसलिए नेपाल की जो पार्लियामेंट का नाम है वो है राष्ट्रीय पंचायत। और म्यांमार की पार्लियामेंट का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। और भूटान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है तसोंगडू। और अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली, और इसे शोरा भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं एक और यहाँ पे कि जो हमारा जो देश है जो सबसे कम जो अपना बॉर्डर शेयर करता है वो अफगानिस्तान के साथ में शेयर करता है। वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, लगभग 106 किलोमीटर का है। और वो एरिया भी पाकिस्तान ने इलीगली, अवैध रूप से ऑक्यूपाई कर रखा है, घेर रखा है। जो कि आप ये वाला हिस्सा, आपने जम्मू कश्मीर का मैप जब भी देखा होगा, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का, तो जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान के साथ में भारत बॉर्डर शेयर करता है। तो देखिए आप कहीं पे भी 6 राज्य पढ़ते हो तो वो 6 देशों के साथ में भारत बॉर्डर शेयर करता है, वो बिल्कुल गलत है। हम करते हैं 7 देशों के साथ में। तो चलिएगा, और आपको मैं 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली FPTF, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और B है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से आप देखिएगा 4 ऑप्शंस हैं तो हम पढ़ चुके हैं। ये वाला सिस्टम हमारी लोकसभा के लिए होता है। और ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये किस में यूज़ करी जाती है? ये एक तो यूज़ करी जाती है हमारी राज्यसभा के चुनावों में, राष्ट्रपति के चुनावों में, और जो हमारी विधान परिषद जो कि 6 राज्यों में है इस टाइम पे, उनके चुनावों में भी ये यूज़ करी जाती है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो 6 राज्य कौन से हैं। मैं कितनी बार पहले वीडियोस में पूछ चुकी हूँ आपसे। तो इस प्रकार से आप जितनी बार कमेंट सेक्शन में बताओगे तो उतनी ही चीज़ें आपकी याद होंगी। ऐसे ही चीज़ों के याद करने का तरीका है, कोई और स्पेशल टॉनिक तो है नहीं। टॉनिक आपका यही है, बार बार रिवीजन करना और जो आपसे पूछा जाए उसके जवाब देना। अब 26वां क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्तें पूरा करना चाहिए? तो अब हम पढ़ते हैं। ये मैंने आपको ये थ्योरी में मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, इसीलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र से पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वे चुनाव लड़ा है। ऑप्शन बी, उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी, उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा है उसका निवासी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी है नोटा, मतलब कि नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए हमारा इसका आंसर होगा ए। अब मैं आपको बताती हूँ
कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र से पंजीकृत होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ा है। ये लोकसभा के लिए है, ना कि राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए जो ये वाली चीज़ थी, जो ये वाली ज़रूरत थी, इसको 2003 में हटा लिया गया है। और आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखोगे। चलिए आपको एक काम देती हूँ मैं, आप मनमोहन सिंह की जो चुनाव क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो बताइएगा और उनका निवास क्षेत्र देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये वाला आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा कि उस लोकसभा के लिए तो होना ज़रूरी है, बट राज्यसभा के लिए नहीं, क्योंकि ये 2003 में हटा दिया गया है। 27वां क्वेश्चन, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। तो ये है ऑप्शन ए, चुनाव में भ्रष्टाचरण, दिवालिया घोषित किया हो, चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो। तो भाई अब आप इसका आंसर बताइएगा और कॉमन सेंस यूज करना है इसमें। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि सारे ही सही हैं, उपयुक्त सभी। और मैं आपको हल्का सा बता दूं कि निहरताएं मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन, जो हमारे एमपीज के बारे में कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में, 102 आर्टिकल है। और योग्यताएं कि क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है, वो बात करता है एमपी के लिए आर्टिकल 84। और देखिए चलिए मैं आपको एक और बता दूं कि एक योग्यता में क्या भी है। योग्यता के अंदर आता है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए आपको एक यहीं पे परमानेंट चीज़ याद करा देते हैं जो आप भूलो ना, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति। तो आप यहाँ पे देखिएगा लोकसभा के लिए कितनी उम्र चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, 25 मिनिमम, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 35। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं और इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, LRP, L माने लोकसभा, R माने राज्यसभा और P माने प्रेसिडेंट। 25, 30 और 35, 5-5 जोड़िएगा और आप याद रखिएगा। और आपका अब 28वां क्वेश्चन है, कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कोरम प्रत्येक सदन में पीठासन अधिकारी को हटाकर कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा होता है। तो देखिए अभी आपके माइंड में आएगा, हम इतना पढ़ चुके हैं कि कोरम 10वां हिस्सा होता है, और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि वो पीठासन अधिकारी को जोड़कर। अभी देखते हैं आगे, कोरम केवल लोकसभा में ही पूरा किया जा सकता है। तो भाई ये भी नहीं है, कोरम लोकसभा में क्यों पूरा करा जाएगा, दोनों में होता है। कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए, क्योंकि एक 10वां हिस्सा करोगे आप तो यही सही बैठता है। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो वो बिना कोरम के सदन की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये गलत हो जाता है हमारा। और कोरम हमारा दोनों सदनों के लिए है, ये भी हमारा गलत हो जाता है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि पीठासन अधिकारी को जोड़कर ही कोरम होता है, तो इसलिए ये वाला भी हमारा गलत है और हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो चलिएगा और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौजूदा समय में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने राज्य हैं इस टाइम पे, 28, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। तो आप इनको जोड़िएगा, कितना आएगा ये, 36। तो आंसर होगा 36। अब मैं आपको बता दूंगी 28 कैसे हैं। तो देखिए 2019 में जब पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी यूटी बना दी गई, तो इसलिए एक राज्य कम हो गया, हमारे हो गए 28 राज्य। तो फिर पहले तो हमारी 7 थी, तो हमने 2 यूनियन टेरिटरी और बना दी, तो हमारी हो जाती है 9। पर इसी साल 26 जनवरी 2020 में क्या किया गया, दमन दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, इन दोनों को बना के, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को जोड़ के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसलिए ये 9 से हो जाती है 8। तो ये वाले क्वेश्चन आप जो भी एग्जाम देने वाले हो भाई, उनमें पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी तो कोई इतना खास कोई एग्जाम हुआ नहीं है जनवरी के बाद में, और यही अब एग्जाम होंगे जो भी होंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से तो आपको पता ही है फरवरी मार्च से कोई एग्जाम हो ही नहीं रहा है। और 31वां है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा और संसद। तो इसका आंसर होगा संसद। आपको बहुत अच्छे से पता है, इजी आंसर है। भारत संसद के कितने अंग होते हैं, बार हम अभी पढ़ चुके हैं, 3 अंग होंगे। देखिए आपको मैं एक और बात बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपका अगर ऑफलाइन पेपर है, देखिए ऑनलाइन पेपर में तो आपके ऑप्शंस चेंज किए जा सकते हैं। अगर आपका ऑफलाइन पेपर है तो एक बार ना आप जीएस का पेपर सॉल्व करते हो, तो आप पहले पूरे पेपर को सॉल्व कर लीजिए। जो जीएस में जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, आप उनको पेपर में सॉल्व कर लीजिएगा, और उसके बाद में ही आप आंसर सीट में अपने आंसर फिल करिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन दूर दिए होते हैं, और अगर आप उन्हीं 2 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो उनके आंसर्स आप उन्हीं 2 क्वेश्चन के थ्रू सही कर सकते हो, और जो कि आप पहले गलत करने के आपके चांस हो सकते हैं।
अब 33वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? तो ये हमारी बात करता है आर्टिकल 79, और आर्टिकल 80 हमारा बात करता है लोकसभा के बारे में, आर्टिकल 81 हमारा बात करता है राज्यसभा के बारे में, और जो आर्टिकल 74 है वो बात करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। तो आर्टिकल 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। अब आपके लिए ये होमवर्क है, आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 85 किस बारे में बात करता है। अब देखते हैं आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो इसका आंसर होगा संसद। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? मतलब असत्य, देखिए बार बार ध्यान से पढ़ेगा, असत्य। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाएगा, ये वाली बात तो भी हमारी सही है। राज्यसभा को द्वितीय सदन, ये भी कहा सही है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है, तो ये तो गलत बात है। हमने तो पढ़ा है कि लोकसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि लोकसभा तो कभी विघटन उसका होता ही नहीं है। तो ये वाला कथन हमारा असत्य है, इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा जो आंसर इन्होंने पूछा है। अब 36वां क्वेश्चन देखते हैं, संसद को भंग करने में कौन सक्षम है? बार बार पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति जी। प्रधानमंत्री जी उनको सलाह दे सकते हैं, पर जो भंग करने में सक्षम है वो है राष्ट्रपति जी। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। पहले तो मैं आपको बता दूं, संप्रभुता किसको कहा जाएगा? इसे इंग्लिश में कहा जाएगा सॉवरेन। इसका मतलब ये है कि आप अपने देश के नियम कानून बना सकते हो, आपके ऊपर कोई नहीं है। तो अब हमारे यहाँ पे नियम कानून कौन बनाती है? संसद। तो बट उसकी जो प्रतिबंधिता है कि वो भाई संवैधानिक कानून बना रही है कि नहीं, उस पर रोक कौन लगा सकती है? वो लगा सकती है हमारी जुडिशरी। किससे? न्यायिक समीक्षा से, उनको देख करके कि इसका मतलब है जुडिशियल रिव्यू, कि उसका कोई कानून, हमारी जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो देखे कि कानून संवैधानिक है कि नहीं, ये मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो ये इस प्रकार से हमारी जो संसद की संप्रभुता है उस पर जो रोक लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, वो लगाती है हमारी न्यायपालिका। किससे लगाती है? न्यायिक समीक्षा से। 38वां क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। हम तो पढ़ चुके हैं कि ये तो तीनों ही होते हैं, तो आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो बताइएगा कितना होगा? 6 मंथ, 6 माह। 40वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में हो सकती है? तो आप बताइएगा। मैं बता चुकी हूँ कि देखिए संविधान, हम 4 प्रकार के जो विधेयक थे, विधेयक को हम 4 श्रेणियों में रखा है। एक है साधारण विधेयक, ठीक है, एक है धन विधेयक, और एक वित्त विधेयक, और एक संविधान संशोधन विधेयक। तो साधारण विधेयक में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है, और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। वित्त विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक हो सकती है, और धन विधेयक के मामले में भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। और तो आप, और जो हमारा संयुक्त बैठक है वो आती है हमारी आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। तो अब आपका आंसर होगा बी और सी दोनों। तो आप यहाँ पे एक डी ऑप्शन और ऐड कर लीजिएगा, और डी ऑप्शन में आप लिख लीजिएगा बी एंड सी, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। वित्त विधेयक के मामले में भी, और देखिए आपको याद रखना है 4 विधेयक हैं, 2 में होती है संयुक्त बैठक, 2 में नहीं होती है। धन विधेयक में लोकसभा के पास में ज्यादा शक्ति है, तो इसलिए उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, और संविधान संशोधन में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक में और हमारी वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, धन विधेयक में नहीं है। शायद मैंने अभी धन विधेयक और वित्त विधेयक में कंफ्यूजन कर दिया है, तो वापस से बताती हूँ। वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संविधान संशोधन विधेयक में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, और हमारा साधारण विधेयक में है, वित्त विधेयक में है, ठीक है। साधारण और वित्त, साधारण वित्त में है, और धन और संविधान में नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 41वां, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? मतलब कि जो बजट और ये वाले जो सेशन है, तो ये इन जो वाले दोनों सदनों में होते हैं, इनको खत्म कौन करता है, सत्रावसान कौन करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति जी। और अब हमारा 42वां क्वेश्चन देखते हैं। ये बार बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। गैर सरकारी सदस्य किसे कहा जाता है? प्राइवेट मेंबर किसे कहा जाता है? मंत्री के अलावा जो भी सांसद बचते हैं, जो भी एमपीज बचते हैं, उनको कहा जाता है गैर सरकारी सदस्य। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको पता है तो। ये हुआ था हमारा 1927 में, ठीक है।
1927 में हुआ था। और ये किसने किया था, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में आंसर है। तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो 1921 में बननी शुरू हुई थी और 1927 में जाके बनी थी और 1927 में उसका उद्घाटन हुआ था। बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं ये। तो चलिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन, संसद से किसी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त होती है और जब वह बिना सदन को सूचित किए हुए अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिन वो अनुपस्थित रहेगा, 60 दिन अगर वो बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो इसका है कि संघ राज्य, देखिए ये वाला कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मैं आपको इसको, अगर आपने नहीं भी पढ़ा ना तो आप भी इसे सही कर लोगे। तो कॉमन सेंस कैसे लगाना है तो हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि भैया प्रतिनिधित्व तो है उनका, ठीक है, क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं कि भाई दिल्ली और पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर भी हो गया, इनकी तो राज्यसभा जो हमारी जो प्रतिनिधित्व करते हैं ये हमारा राज्यसभा में। तो आपका जहां पे भी पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, वो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए सीधा काट दीजिएगा, ये 2 ऑप्शन तो आपके सीधे गलत हो गए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, निर्वाचन झगड़ों को निर्णय करना केवल, देखिए जहां पे भी केवल, सिर्फ, और इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हो तो ओनली, ये वाले जो एक्सट्रीम शब्द हैं, मतलब कि ये ऐसे इस प्रकार के शब्द हैं कि केवल, ये, वो, सिर्फ, तो ये इस प्रकार के जो शब्द हैं तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। ज़्यादातर, मैंने बोला है ज़्यादातर, ये नहीं कि हमेशा, ज़्यादातर चांस है कि वो ऑप्शन आपका गलत ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि निर्वाचन झगड़ों के जो निर्णय करने की जो शक्ति है वो हमारी जुडिशरी के पास में भी है। आपने इंदिरा गांधी का केस भी सुना होगा, तो उसमें जुडिशरी, इलाहाबाद जुडिशरी कोर्ट ने जो उनके बारे में निर्णय लिया था। तो इस प्रकार से आप चीज़ें ना रिलेट करके याद रख सकते हैं। भारत संविधान के अनुसार संसद में केवल राज्यसभा तथा लोकसभा होती है, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि उसमें राष्ट्रपति जी भी होते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा, इसमें से पहला तो गलत ही है, दूसरा भी और तीसरा भी गलत है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि केवल और ये इस प्रकार के शब्द ज़्यादातर कोशिश रहती है, ज़्यादातर, हमेशा नहीं कि आप हमेशा ही गलत करो, बट बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि इस प्रकार के जो वर्ड हैं जो क्वेश्चंस में आ रहे हैं वो गलत हों। 46वां क्वेश्चन है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, एक तो इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसका हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और आप में ये कोई ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 12 माह की आवश्यकता है, ऐसा तो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा। और हमने ये पढ़ा है कि इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन है कि सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 50 सदस्य होते हैं यहाँ पे, ना कि 100। तो हमारे इसमें से 2 ऑप्शन सही होंगे, पहला और चौथा। तो देख लीजिएगा आप, जहाँ पे भी ये ऑप्शन है मतलब कि ये वाला आपका आंसर सही हो जाता है, ये वाला। चलिएगा अगला 47वां क्वेश्चन देखते हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बार बार बता चुकी हूँ, कौन सा सदन है, राज्यसभा। और देखिए अभी मैंने तो इसमें आपके लिए 47 क्वेश्चन लिखे हैं, बट बोला है कि टॉप 50 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं जो इसी वीडियो से है, मतलब कि क्वेश्चन की वीडियो से ही क्वेश्चन है आपके लिए। तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए ये है, लिखिएगा और आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। धन विधेयक कौन से आर्टिकल में आता है। वित्त विधेयक कौन से आर्टिकल में आता है। 2 क्वेश्चन ही हो गए, 48, 49। और 50वां क्वेश्चन है आपके लिए कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन सब के बनने के लिए, इन सब के लोकसभा और राज्यसभा के एमपी बनने के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, इसका आपको आंसर देना है। तो आपके 3 क्वेश्चंस हैं, इसके आपको आंसर्स देने और आप उसी हिसाब से देखिएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आप 50 में से जितने भी क्वेश्चन सही करते हैं अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कृपया करके ना आप अपने मार्क्स बताओगे तो उसी हिसाब से मैं जो अपना टेस्ट है उसका स्टैंडर्ड आपके लिए बढ़ाऊंगी घटाऊंगी। वैसे तो मैंने इसमें ज़्यादातर पुराने सालों के पेपर है और जो क्वेश्चंस बनाए हैं उनके आसपास के ऑप्शन से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आपके लिए वो क्वेश्चंस बनाए हैं। और धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। और देखिए वीडियो आपको पसंद आती है तो मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है। पहली बार ये जो टाइपिंग वाला फॉर्मेट है ये वाला आपको वीडियो में लगाया है। तो वीडियो पसंद आती है इस वाले फॉर्मेट में तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा और देखिए शेयर करिएगा। और अब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।